डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पावर सिस्टम 1 सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया था। उसके बाद हमने उस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस देखा था और हमने देखा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में या फिर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो आइए इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं पावर सिस्टम 1 सब्जेक्ट का, विच इज जनरेशन। तो आज हम लोग फर्स्ट यूनिट दैट इज जनरेशन में दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहला बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम डिस्कस करेंगे, दूसरा सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, यानी पावर सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिकली पावर सिस्टम का तीन मेन कंपोनेंट होता है। फर्स्ट इज जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तीनों हमारा मेन कंपोनेंट है, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम पहले देखते हैं एक बार फिर से कि जनरेशन क्या है, ट्रांसमिशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। जनरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। अगर हमारे पास थर्मल पावर प्लांट है तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन के मदद से जनरेटर को रोटेट किया जाता है। टरबाइन को हम क्या करते हैं, टरबाइन को रोटेट कराने के लिए वहां पर टरबाइन के लिए इनपुट पावर देना पड़ता है। यानी वहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर थर्मल पावर प्लांट की बात करें, वहां पर हम लोग कोयला को जलाते हैं और कोयला को जलाने के बाद वहां से स्टीम निकलता है। उस स्टीम से टरबाइन को चलाया जाता है और वहां से वो टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो दैट इज कॉल्ड जनरेशन। तो जनरेशन के बाद दूसरा पार्ट है हमारा ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन क्या है, बेसिकली ट्रांसमिशन की बात हम करें तो ट्रांसमिशन बेसिकली क्या करता है, ट्रांसमिशन लाइंस कनेक्ट जनरेटर एंड जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी जो कि जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कनेक्ट करे, दीज आर कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइंस। तो ट्रांसमिशन लाइंस बेसिकली क्या करता है, इट इन्वॉल्व्स बल्क ट्रांसफर ऑफ पावर बाय हाई वोल्टेज लाइंस। यानी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या करता है, ये बल्क पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करता है। कहां से कहां ट्रांसफर करता है, हमारे पास जो जनरेटिंग स्टेशन है, जनरेटिंग स्टेशन से बल्क पावर दूसरे जगह डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक ट्रांसफर करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, पावर को कंज्यूमर तक अवेलेबल कराना, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम को डिस्कस करते हैं। देखिए, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। यहां पर सबसे पहला देखिए, यह है आपका एक जनरेटर, यानी एक सर्कल से सिंबल दिया गया है और यहां पर अल्टरनेटिंग सप्लाई का एक साइनसॉइडल वेव का ये दिया गया। दिस इज द सिंबल ऑफ जनरेटर इन पावर सिस्टम। तो ये हमारा पहला पार्ट क्या है, जनरेटिंग स्टेशन है। जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज क्या होता है, हमारे यहाँ इंडिया में जनरेटिंग स्टेशन पर 11 किलो वोल्ट तक का वोल्टेज जनरेट किया जाता है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन होगा कि 11 किलो वोल्ट का ही वोल्टेज क्यों जनरेट किया जाता है, इससे अधिक वोल्टेज क्यों नहीं जनरेट किया जाता है। तो जब हम जनरेटर डिजाइन करते हैं तो जनरेटर में अगर हम अधिक वोल्टेज को जनरेट करेंगे तो वहां पर उसके अनुसार हमें इंसुलेशन प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इसलिए इंसुलेशन को ध्यान में रखते हुए 11 किलो वोल्ट का ही वोल्टेज जनरेट किया जाता है। कुछ जगह आप कुछ किताबों में देखेंगे जनरेटिंग वोल्टेज 11 केवी टू 33 केवी भी लिखा रहता है। यहां पर इसके बाद देखिए, जनरेटिंग स्टेशन के बाद हमारे पास एक है, ये हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। दिस इज योर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है, बेसिकली जनरेटिंग स्टेशन यानी यहां पर पावर जनरेट हुआ, ये आपका एक मान लीजिए थर्मल पावर प्लांट है, यहां पर आपने पावर जनरेट किया। अब इस पावर को बहुत दूर भेजना है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर, यानी जहां से कि कंज्यूमर्स को पावर दिया जा सके। तो जब हम पावर को भेजते हैं तो आपने बेसिकली पिछले सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर पढ़ा था। ट्रांसफार्मर का यूज क्यों किया जाता है, ट्रांसफार्मर का यूज बेसिकली स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेजेस को करने के लिए किया जाता है। क्योंकि अगर हम वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं कि हमारा पावर लॉस कम होता है। तो जब हम पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट कर रहे हैं कंडक्टर के मदद से, तो वहां पर हमारे पास पावर लॉस होगा और उस पावर लॉस को रिड्यूस करने के लिए वोल्टेज का लेवल
बढ़ाते हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, जब हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात किए हैं तो यहाँ पर इनपुट साइड यानी प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स कम शो किए हैं और सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स अधिक शो किए हैं। सो दिस इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर के मदद से वोल्टेज को स्टेप अप किया जाता है। और वहां पर आपका दूसरा पार्ट आता है ट्रांसमिशन सिस्टम, यानी यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन की मदद से फिर सप्लाई को आगे पावर को भेजा जाता है। इस ट्रांसमिशन सिस्टम का अगर हम वोल्टेज का रेंज देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ 800 केवी टू 220 केवी, यानी 800 किलो वोल्ट से 220 किलो वोल्ट तक का ट्रांसमिशन सिस्टम इंडिया में अवेलेबल है। तो यहां पर देखिए 800 किलो वोल्ट का कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम है, तो बेसिकली 800 किलो वोल्ट का HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम है। इस पॉइंट को आप नोट करिएगा, 800 किलो वोल्ट का HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम इंडिया में अवेलेबल है, जो कि कहां से कहां ट्रांसमिशन लाइंस है। ये ट्रांसमिशन लाइंस असम से लेकर आगरा तक है, उत्तर प्रदेश। असम से लेकर आगरा तक है, उत्तर प्रदेश। यह है हमारा 800 केवी का HVDC ट्रांसमिशन लाइन। 800 केवी के बाद दूसरा ट्रांसमिशन वोल्टेज कौन सा है? 800 केवी के बाद दूसरा ट्रांसमिशन वोल्टेज है हमारा 765 किलो वोल्ट। और ये 765 किलो वोल्ट क्या है? ये हमारा AC ट्रांसमिशन है। 765 किलो वोल्ट इज द AC ट्रांसमिशन। इसके बाद नेक्स्ट वोल्टेज लेवल है हमारा 400 केवी। नेक्स्ट है हमारा 400 केवी और इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांसमिशन वोल्टेज 220 केवी। तो ये सारे ट्रांसमिशन वोल्टेजेस इंडिया में अवेलेबल है। 800 केवी दैट इज HVDC, दूसरा है हमारा 765 किलो वोल्ट, तीसरा है 400 किलो वोल्ट, चौथा है 220 किलो वोल्ट। ध्यान रखिएगा 765, 400 और 220 किलो वोल्ट AC ट्रांसमिशन है और 800 किलो वोल्ट HVDC ट्रांसमिशन है। नेक्स्ट इसके बाद फिर यहां पर क्या किया जाता है? वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। यहां पर देखिए ये ट्रांसफार्मर लगाया गया है। दिस ट्रांसफार्मर इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज को स्टेप डाउन किया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आता है सब ट्रांसमिशन सिस्टम। हमारा दूसरा पार्ट है सब ट्रांसमिशन सिस्टम। एक था हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम, दूसरा है सब ट्रांसमिशन सिस्टम। यहां पर वोल्टेज को रिड्यूस किया जाता है और यहां पर दो वोल्टेज लेवल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। एक है हमारा 132 किलो वोल्ट और दूसरा है हमारा 66 किलो वोल्ट। ये दो वोल्टेज लेवल्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके बाद यहां पर फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करने के बाद हमारे पास आता है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का वोल्टेज लेवल है 33 केवी एंड 11 केवी। ये दो वोल्टेज लेवल्स हमारा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का है, 33 किलो वोल्ट और 11 किलो वोल्ट। इसके बाद फिर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है और उस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की मदद से जो हमारा दूसरा पार्ट आता है दैट इज योर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर है हमारा 440 वोल्ट और यहाँ पर 440 वोल्ट सप्लाई जब आपके पास अवेलेबल है दैट इज योर 3 फेज सप्लाई। तो यहाँ पर दो तरह के कंज्यूमर्स को दिया जाता है। बेसिकली हाउस होल्ड्स में जो आपका सप्लाई आता है वो आपका सिंगल फेज सप्लाई आता है दैट इज योर 240 वोल्ट, यानी एक लाइन एक फेज और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज जो आपको मिलता है दैट इज योर 240 वोल्ट। और दूसरा हमारा क्या है? 3 फेज सप्लाई, यानी कि आप अगर कुछ 3 फेज मोटर्स को कनेक्ट कर रहे हैं उस डायरेक्टली तो वहां पर आपको 440 वोल्ट का 3 फेज सप्लाई मिल रहा है। तो ये हमारा है सारे, आपने देखा पहला है जनरेटिंग स्टेशन, दूसरा ट्रांसमिशन सिस्टम, तीसरा सब ट्रांसमिशन सिस्टम, चौथा प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, पांचवा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन और यहां से आ रहा है स्मॉल कंज्यूमर्स को सप्लाई दिए जाते हैं। अब देखिए यहां पर ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ यहां पर दिया गया है यहां पर ट्रांसमिशन लाइन टू अदर सिस्टम्स। यहां पर देखिए जो हमारे पास ट्रांसमिशन सिस्टम आपका है 800 किलो वोल्ट से लेकर 220 किलो वोल्ट का ट्रांसमिशन सिस्टम। यहां से आपको ये दिखने को मिल सकता है ट्रांसमिशन लाइन टू अदर सिस्टम्स। ट्रांसमिशन लाइन टू अदर सिस्टम्स का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन लाइन टू अदर सिस्टम्स का मतलब है कि यहां से
पावर को ट्रांसमिट अदर सिस्टम्स में भी किया जाता है, यानी अदर पावर सिस्टम्स में इसे ट्रांसमिट किया जाता है पावर को, दैट इज योर ट्रांसमिशन लाइन टू अदर सिस्टम्स। यहां पर देखिए जब सब ट्रांसमिशन सिस्टम आता है तो यहां से देखिए क्या किया जा रहा है। सबसे पहला आप यहां पर देख रहे हैं लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को यहां से डायरेक्ट सप्लाई दिया जा रहा है। जो हमारा 132 kV टू 66 के किलो वोल्ट वोल्टेज है, यहां से हम लोग डायरेक्ट लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को सप्लाई देते हैं। इसके साथ देखिए दूसरा क्या है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद एक जनरेटर लगा हुआ है। इसका मतलब स्मॉल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, यानी जो भी छोटे छोटे पावर प्रोड्यूसर्स हैं, वो छोटे छोटे पावर प्रोड्यूसर्स हमें सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, जिनसे पावर खरीदा जाता है। वो पावर भी क्या है, यहाँ पर ये पावर डायरेक्टली इस ट्रांसमिशन सिस्टम में दिया जा रहा है। यहाँ पर सिमिलरली इस एंड पर भी सेम चीज मैं दिखलाया हूं कि यहाँ भी क्या है, स्मॉल इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स है, वो क्या कर रहा है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की मदद से पावर यहाँ पर 132 kV या फिर 66 किलोवोल्ट लेवल पर पावर को सप्लाई कर रहा है। इसके बाद प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए यहाँ पर 33 kV या फिर 11 kV का है। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ भी डायरेक्ट देखिए 33 kV या 11 kV का वोल्टेज डायरेक्टली मीडियम लार्ज कंज्यूमर्स को दिया जाता है, यानी जो छोटे इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स होते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को ये पावर दिया जाता है यूज करने के लिए। दूसरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया गया है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बाद एक जनरेटर कनेक्ट किया गया है। तो ये क्या है, स्मॉल एम्बेडेड जनरेटर्स, यानी ये भी एक छोटा छोटा जनरेटर्स, यानी छोटा छोटा हमारे पास जो पावर प्रोड्यूसर्स है, वो हमें डायरेक्टली पावर किसे दे रहा है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को पावर दे रहा है। यहां पर भी जनरेटर से उसी चीज को मैं शो किया हूं। इसके बाद आपने देखा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और उसके बाद स्मॉल कंज्यूमर्स है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ, दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। तो ये रहा आपका फर्स्ट टॉपिक, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्सेज देखते हैं, कौन कौन सा सोर्सेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि हमारे कंट्री में, इंडिया में किस सोर्सेज से कितने % एनर्जी पावर प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यहां पर हम लोग सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखते हैं। तो बेसिकली एनर्जी सोर्सेज को दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है। क्लासिफिकेशन दो तरीके से किया गया है। पहला है हमारा बेस्ड ऑन, जो क्लासिफाई किया गया है हमारा पहला है बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी। पहला है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी और दूसरा है बेस्ड ऑन दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी, किस तरह से एनर्जी सोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। उसके बाद हम लोग दूसरा देखेंगे बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। तो हम लोग देखते हैं बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी एनर्जी सोर्सेज को देखेंगे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी एनर्जी सोर्सेज को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्सेज है पहला, और दूसरा है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज, दूसरा है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज। तो हम लोग देखते हैं प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं। प्राइमरी सोर्सेज का मतलब होता है कि वैसा एनर्जी जो कि डायरेक्टली नेचर में अवेलेबल हो, यानी हम डायरेक्ट उस एनर्जी को
नेचर से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी व्हिच इज डायरेक्टली टेकन from the nature are called प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी को हम क्या करते हैं, डायरेक्टली हमारे नेचर में सोलर एनर्जी अवेलेबल है, हम लोग डायरेक्टली सोलर एनर्जी को लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी है हमारा एग्जांपल। दूसरा हमारा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी क्या है, डायरेक्टली नेचर में अवेलेबल है, उसे हम ले रहे हैं। कोल का एग्जांपल लीजिए, कोल भी क्या है, नेचर में डायरेक्टली अवेलेबल है, उसे हम ले रहे हैं। तो ये हमारा रहा प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दूसरा है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं, बेसिकली सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है जो कि प्राइमरी सोर्सेज से डिराइव किया जाता है थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, दैट मींस एनर्जी derived from primary resources through ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से एनर्जी को यहां पर कहा गया है सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी का मतलब एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमरी रिसोर्सेज। जो हमारे पास प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी था, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी से एनर्जी को डिराइव किया गया थ्रू सम ट्रांसफॉर्मेशन। ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है यहां पर स्टीम। स्टीम क्या है, स्टीम बेसिकली हमारे पास है, स्टीम को हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास वाटर होता है, उस वाटर को कोयला के मदद से या फिर किसी अन्य फ्यूल के मदद से उसे हीट करते हैं और उसे हीट करने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। तो स्टीम क्या है हमारा, स्टीम है हमारा सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो ये हमने देख लिया प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी और सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इट वाज बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी। अब दूसरा जो क्लासिफिकेशन है एनर्जी रिसोर्सेज का, दैट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी। दूसरा क्लासिफिकेशन है एनर्जी रिसोर्सेज का बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी। और बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी में दो टाइप में एनर्जी सोर्सेज को क्लासिफाई किए गए हैं। पहला है हमारा नॉन रिन्यूएबल, या फिर इसे कहा जाता है और कन्वेंशनल, नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। और दूसरा है हमारा पार्ट रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। पहला है हमारा बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, फर्स्ट वन इज नॉन रिन्यूएबल और कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। दूसरा है हमारा रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो हम लोग देखते हैं नॉन रिन्यूएबल या फिर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स क्या होता है। नॉन रिन्यूएबल या कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स का मतलब होता है द रिसोर्सेस दैट cannot be used again and again, that cannot be used again and again, यानी कि that cannot, या फिर हम कह सकते हैं that cannot be used continuously, जिसे आप कंटिन्यूअसली यूज नहीं कर सकते हैं। यानी आपके पास कुछ सीमित मात्रा में एनर्जी रिसोर्स है और उस एनर्जी रिसोर्स को अभी आप यूज कर रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है।
दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल, जो कि रिन्यू नहीं हो रहा है, वो पुनः नेचर में नहीं बन पा रहा है, उसे आप धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल, या फिर इसे कहा जाता है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स। तो इसका अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास सबसे पहला बेस्ट एग्जांपल क्या है, कोल। हमारे पास जो कोयला है वो कोयला क्या है, सीमित मात्रा में अवेलेबल है, उसे आप क्या कर रहे हैं, खर्च करते जा रहे हैं, और वो से आप रिन्यू नहीं कर सकते, वो नेचर में फिर से दोबारा अवेलेबल नहीं होगा। कोयला के बाद दूसरा हम लोग एग्जांपल लें तो दूसरा हमारे पास क्या है, गैसेस। जो हमारे पास गैसेज है, ये गैसेज भी क्या है, इसे हम लोग क्या कर रहे हैं, इसे हम लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन ये दिनों दिन क्या हो रहा है, खत्म होता जा रहा है। सो दैट इज योर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। दूसरा है हमारा रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो इसका मतलब क्या होता है, दैट कैन बी यूज्ड कंटिन्यूअसली, इसे आप कंटिन्यूअसली यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स या फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, जिसे कि आप लगातार यूज कर सकते हैं। उसका सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है, सोलर। सोलर एनर्जी क्या है, सोलर एनर्जी आपके पास हमेशा अवेलेबल है और इसे आप हमेशा यूज कर सकते हैं, ये कभी भी खत्म नहीं होने वाला है, दैट इज योर सोलर। दूसरा एग्जांपल लीजिए यहाँ पर विंड एनर्जी का। विंड क्या है, विंड भी आपके पास हमेशा अवेलेबल है, उसे आप हमेशा यूज कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास वाटर, या इसे कह सकते हैं हाइड्रो एनर्जी। हाइड्रो एनर्जी भी क्या है, हाइड्रो एनर्जी आपके पास हमेशा नेचर में अवेलेबल है, उसे आप यूज कर सकते हैं, दैट इज योर हाइड्रो एनर्जी। इसके बाद अगला आता है बायोमास। तो इस तरह से डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज हैं, ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं, ये सब आपको रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में आते हैं, जिसे कि आप बार बार यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग एनर्जी सोर्सेज को हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हमारे कंट्री इंडिया में एट प्रेजेंट इंडिया की कितनी पावर जनरेशन कैपेसिटी है और इंडिया का पूरे वर्ल्ड में क्या स्थान रखता है पावर जनरेशन में, साथ साथ पावर कंजम्पशन में कौन सा स्थान रखता है। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास टोटल जनरेशन कैपेसिटी अभी इंडिया में है, जो कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसमें किस एनर्जी रिसोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग देखते हैं इंडिया में, इंडिया की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 371 गीगावाट। 371 गीगावाट इज द इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ पावर इन इंडिया, और ये डेटा है हमारा 30 जून 2020 का, 371 गीगावाट। तो 371 गीगावाट में हम लोग परसेंटेज देखते हैं कि किस रिसोर्स से कितना परसेंट एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, किस रिसोर्स का कितना कंट्रीब्यूशन है। तो हम लोग देखते हैं सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन हमारे पास है कोल का, यानी कोयला को जलाकर वहां से स्टीम बनाया जाता है और उस स्टीम से टरबाइन को रोटेट किया जाता है। तो उस कोल का कंट्रीब्यूशन है हमारा 55.4%, ये हमारा सबसे हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। दूसरा है हमारा दूसरा हम देख रहे हैं हाइड्रो एनर्जी का कंट्रीब्यूशन है, यानी जो कि हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का कितना एनर्जी कंट्रीब्यूशन है, 13.6% कंट्रीब्यूशन है। तीसरा हमारा विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी का 10.2% कंट्रीब्यूशन है। चौथा हमारा सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी का 9.4% कंट्रीब्यूशन है। पांचवा बायोमास एनर्जी है, इसका 2.7% कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी है, इसका 1.8% कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद गैस है, गैस का 6.7% कंट्रीब्यूशन है। और डीजल है, डीजल का 0.1% कंट्रीब्यूशन है। तो ये हमारा आपने देखा कि टोटल डिफरेंट सोर्सेज का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है। अब हम लोग देखते हैं कि इंडिया का कौन सा स्थान आता है एनर्जी प्रोड्यूस करने में। तो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूसिंग में इंडिया का पूरे वर्ल्ड में तीसरा स्थान आता है। इंडिया का थर्ड रैंक आता है, लार्जेस्ट थर्ड, इंडिया इज वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट
इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर, इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूसर। सबसे पहला नंबर पर चाइना है, उसके बाद यूएसए है, इसके बाद इंडिया है, इसके बाद रशिया है और इसके बाद जापान है। और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की भी बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी इंडिया पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आता है। और जो रैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कंट्री की है टॉप 5 कंट्रीज की, वो सेम रैंकिंग इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी है। सबसे अधिक कंज्यूम चाइना में किया जाता है, उसके बाद यूएसए में किया जाता है, उसके बाद इंडिया में किया जाता है, उसके बाद रशिया में किया जाता है, उसके बाद जापान में किया जाता है। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया। आपको सेमेस्टर एग्जामिनेशन में यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम, और दूसरा आपने डिस्कस किया कि डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल पावर प्लांट का लेआउट, उसके बाद थर्मल के बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट का लेआउट डिस्कस करेंगे।